अजय चतुर्वेदी, देश की राजनीति किस करवट बैठेगी इसका अंदाजा लगने लगा है। शायद पहली बार होगा कि इस देश में, देश की संसद में, उस संसद को चलाने वाले दो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, चाहे वो पीठासीन अधिकारी यानी कि स्पीकर हो या उपराष्ट्रपति कम सभापति हो, इनके खिलाफ महाअभियोग यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दी है। आप सभी को याद है कि आज से 2 महीना पहले जो चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम के बाद देश की जनता ने जो ये अब की बार का लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा और जो जनादेश दिया, वो भी उन सब से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो अब जब चुनाव जनता ने लड़ा, जनादेश जनता का आया इंडिया के पक्ष में, या यूं कहें कि इंडिया के पक्ष में अगर फैसला नहीं भी आया तो वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी नहीं आया। बावजूद इसके आज सत्ता पर काबिज हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। भले ही उस सरकार को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नाम की 2 बैसाखी उसे खींच रही है, चला रही है, लेकिन यहां यह भी जानना होगा कि ये 2 पार्टियां, जो 2 नाम मैंने लिए चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के, साथ ही एक कुछ नाम और भी जोड़ दिया जाए इसमें, वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, इनके भी नाम जोड़ दीजिए। ऐसे अनेक कुछ और नाम भी हैं, उन्हें भी जोड़ दीजिए। तो जो बैसाखी मोदी सरकार को चला रही है, उसके जो नेता हैं वो भी राजनीति ही करते हैं। उनका भी अपना चुनाव क्षेत्र है, उनके भी अपने वोट बैंक हैं। तो लिहाजा ये सरकार कितनी कमजोर है, इस बात को आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बावजूद इसके सरकार की कामकाज करने का जो तरीका है, जो सलीका है, उसमें तनिक भी कोई अंतर नहीं आया है, लेश मात्र अंतर नहीं आया है। और वहीं दूसरी तरफ जिसे सिर आंखों पर बिठाया जनता ने जो चुनाव लड़ी, वो विपक्ष, इंडिया गठबंधन और उसके नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सब ने मिलकर के वो चुनावी लड़ाई लड़ी थी जबरदस्त तरीके से। बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने ही इन सब को सही मायने में एक किया, अपनी रणनीति से, अपने तेवर से, अपने उन मुद्दों से जो उनको उन जनता के बीच से ही वो जो मुद्दे मिले, उनके बदौलत। राहुल गांधी आज से 2 साल पहले ही इस देश की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि बिना सड़क पर उतरे, देश की जनता से अपना तादाद में स्थापित किए बगैर, उनसे रूबरू हुए बगैर इस देश में राजनीति नहीं की जा सकती। लिहाजा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली
कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक। बात मणिपुर की आई है तो बता दूं, यहां चर्चा करना जरूरी है कि 1 साल से ऊपर हो गया वो राज्य चल रहा है हिंसा की आग में। उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं लगता है सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री को। और अगर कोई दूसरा नाम लेता है तो उसे लगता है कि ये क्यों नाम लिया जा रहा है। लेकिन वहीं राहुल गांधी मणिपुर का 3 दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने इसी कड़ी में एक दौरा और किया अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का, वायनाड का, जहां भूस्खलन से बड़े पैमाने पर त्रासदी हुई है। पूरा राज्य, पूरा वायनाड तहस नहस हो गया है। वहां से लौटने के बाद, उन दृश्यों को देखने के बाद, वहां के लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपेक्षा की थी प्रधानमंत्री से कि वो भी वहां जाएंगे और जो त्रासदी है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। खैर, यहां एक बार फिर राहुल गांधी बाजी मार ले गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं संसद की। संसद के 2 सत्र हो चुके हैं। एक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसमें कि संयुक्त सेशन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और तमाम सारे सांसदों ने शपथ ली। लोकसभा में सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ। उसकी भी कहानी आप सबको पता है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ये भी आप जान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने आज से 2 साल पहले जो सियासत शुरू की थी, उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये संसद देश का है और देश की जनता के जो मुद्दे हैं वो संसद में उठने चाहिए। देश के लोगों को, देश के हाशिए पर गए लोगों को संसद तक आना चाहिए, उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन वो आ भी रहे हैं। जैसे किसानों का समूह आया, सफाई कर्मियों और मैला ढोने वालों का समूह आया, मछुआरों का समूह आया, खिलाड़ी भी संसद में आ रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन संसद में नियमों के होते हुए भी उन प्रतिनिधिमंडल को नेता प्रतिपक्ष के कक्ष तक आने की अनुमति नहीं मिल रही है। ये मुद्दा जब संसद में उन्होंने उठाया राहुल गांधी ने, तो बताया गया कि वो उसके तकनीकी कारण हैं कि वो इसलिए रोका गया किसानों के लिए कि वो अंदर आएंगे, मीडिया से कुछ बात करेंगे, जो कि यहाँ उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन किसी को मिलने भी नहीं देंगे आप। वो बात तो तब करेंगे जब उनकी नेता प्रतिपक्ष से कोई चर्चा हो गई होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये बार बार राहुल गांधी को अपने कक्ष से उठ करके रिसेप्शन तक और उसके बाहर तक आना पड़ रहा है। कल भी ऐसा कुछ हुआ। लेकिन पिछले इस दूसरे सत्र में, मानसून सत्र, बजट सत्र के दौरान जो कुछ भी घटनाएं घटी, चाहे वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला हो, बीजेपी की सांसद तिवारी जी के उस टोन, उस अंदाज, उस जेस्चर पोस्चर को लेकर के और उनके वो जो शब्द बाण थे उनको लेकर के,
सपा सांसद जया बच्चन का मामला हो। ये कैसा नियम, कैसे लोग संसद को चला रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। बात अगर विपक्ष की तरफ से उठती है तो उन्हें दबा दिया जाता है, दबाने की भरसक कोशिश की जाती है, उन्हें बैठा दिया जाता है। स्पीकर लोग जब ट्रेजरी बेंच की ओर देखते हैं तो मुस्कुराते हुए रहते हैं। विपक्ष की तरफ जैसे ही उनकी गर्दन घूमती है तो वो भ्रिकुटी तन जाती है। इन सब मुद्दों को लेकर के अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि इन सभापति हो या स्पीकर हो, उनके चलते लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, जहां इस देश का प्रतिनिधित्व होता है, वहां देश के लोगों की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, उसे दबाने की कोशिश क्यों की जाती है। देश की जनता हाशिए पर गए लोगों की बात उठाने की कोशिश करने वाले पर कटाक्ष क्यों होते हैं, और पूरी की पूरी संसद की कार्यवाही खत्म हो जाए और नेता सदन महज एक दो मौकों पर ही वहां मौजूद रहे, ऐसा क्यों? ऐसी क्या व्यस्तता है कि संसद से बढ़ करके? लिहाजा अब विपक्ष ने इस बार जो कुछ भी घटना घटित हुई है संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, उसे लेकर के अब मन बना लिया है कि चाहे वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो या राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, इनके खिलाफ महाअभियोग लिया जाएगा, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा, इन्हें हटाया जाएगा। इसके ये चर्चा 2-3 दिन से चल रही थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष के एक सदस्य जो बताते हैं कि 2 दिन पहले ही, यानी कि आज से 3 दिन पहले ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष अब संसद के अगले सत्र में नोटिस देगा ताकि उसके 14 दिन के बाद प्रस्ताव पेश कर सके। जब ये चीजें सत्ता पक्ष और सदन के नेता को मालूम हुई तो जो सदन इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते तक चलना था, 3 दिन अभी उसमें बाकी थे, आनन फानन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करके राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा साहब ने निंदा प्रस्ताव पेश करके और उसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन बात इससे केवल बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा जेपी नड्डा साहब के कुछ कहने के बाद, कुछ करने के बाद, या सत्ता पक्ष या सभापति और स्पीकर के भरोसे ही विपक्ष नहीं है। अब विपक्ष उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस नोटिस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। कांग्रेस सांसद अजय माकन का कहना है कि सभी विकल्प खुले हैं। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा के सहमत प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है।
इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक सदन में पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। विपक्षी दल इंडिया के घटक दलों ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखता है। हालात यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता है और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अजय माकन और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि भीतर सरकार की तरफ से विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रुख के बावजूद विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाता रहेगा। प्रमोद तिवारी ने भाजपा के सदस्य घनश्याम तिवारी के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का चयन किया वो अच्छे नहीं थे, उनकी भावभंगिमा अच्छी नहीं थी और न ही टोन अच्छी थी, यह अस्वीकार्य है। सपा सांसद जया बच्चन ने भी राज्यसभा के सभापति के लहजे पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सभापति पर विपक्षी सदस्यों को बात रखने का मौका नहीं देने का आरोप भी लगाया है। जया बच्चन पिछले दिनों भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारे जाने पर नाराजगी जताई थी। तब जया ने उन्हें टोकते हुए साफ तौर पर कहा था कि मुझे मेरे पति के नाम से न पुकारे। हरिवंश ने इसे हंसी में टाल दिया। हालांकि 2 अगस्त को सदन में सपा सांसद ने खुद सभापति धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। यह सुनकर सभापति भी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। लेकिन ये जो मुद्दा है, असली मुद्दा ये है 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से पहले दिन से ही जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है स्पीकर और सभापति के द्वारा। सभापति तो सदन के दौरान ही, कार्यवाही के दौरान ही बार बार आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तारीफों का पुलिंदा बांधने से वो गुरेज नहीं करते। जब वो जया बच्चन के बयान को लेकर के वो नाराज होते हैं, उनको चोट पहुंचती है, ऐसा वो दर्शाते हैं। लेकिन जब वो सदन में बैठ करके, इस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ करके जब एक पक्ष की बात करने लगते हैं तो भी उन बातों को पर भी उन्हें गौर फरमाना चाहिए। लोकसभा में तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि हमारे अधिकार में तो कैंची चली रही है। सुना मैंने लॉबी में यह भी है कि आपके कुछ अधिकारों में भी कटौती करने की साजिश रची जा रही है। यह सुन करके सत्ता पक्ष आग बबूला हो गया और गृह मंत्री तत्काल खड़े हुए और उन्होंने इसका प्रतिकार किया और यहां तक कहा कि अध्यक्ष केवल पक्ष या विपक्ष के नहीं, पूरे सदन के हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का मंदिर, राज्यसभा हो या लोकसभा, वहां बातें तो उठनी चाहिए महंगाई की, जनता की बातें उठनी चाहिए। चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी का मसला हो। इन मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। इन मुद्दों को उठाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा बार बार की जा रही है, लेकिन हर बार उसे दबा दिया जा रहा है। चर्चा खुल करके हो ही नहीं पा रही है। चर्चा हो भी कैसे? जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका माकूल जवाब भी नहीं मिल पा रहा है।
संसद में पूछा जाता है एनएच कैसे घोषित किया जाता है, तो संबंधित मंत्री उस सवाल को समझ पाते हैं, और जब सवाल को ही आप नहीं समझ पाएंगे तो जवाब क्या देंगे। स्पीकर को उनको बैठाना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंत्री हैं। एक खेल मंत्री हैं जो अपने देश की एक जांबाज खिलाड़ी का जब मेडल छीना जाता है चंद्रग्राम को लेकर के, तो उसका जवाब देने के लिए जब खड़े होते हैं तो मुख्य मुद्दे से हट करके वो ये बताने लगते हैं कि विनेश फोगाट पर 2020 से लेकर के 2024 तक कितना खर्च किया गया। वाह! एक दो नहीं, कई ऐसे मौके हैं, लेकिन ये तो तय बात है कि जिन मुद्दों को संसद में उठना चाहिए उनका हल निकलना चाहिए, जनता को उसका हक मिलना चाहिए। इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, इसका जवाब देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, और ये चर्चाएं न हो, ये मुद्दे न उठें, तभी विपक्षी सांसदों को बार बार नियमों का हवाला दे करके, नियमों को घुमा फिरा करके स्पीकर और सभापति के आसन को लेकर के, उसकी महत्ता को लेकर के, उसकी गरिमा का सवाल बार बार उठाया जाता है ताकि वो मुद्दे न उठ पाए। सत्ता कुछ बोले चाहे न बोले, मंत्री कुछ बोले चाहे न बोले, प्रधानमंत्री कुछ बोले चाहे न बोले, सारा काम केवल स्पीकर और सभापति करते। लेकिन आपको यह भी अच्छी तरह से याद रखना होगा कि पिछले 10 साल में पहली बार सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विधेयक ले आया गया और वो सत्ता पक्ष सदन में उसे पारित नहीं करा पाया विपक्ष के विरोध के चलते, और उसे जेपीसी को भेजना पड़ा। ये छोटी मोटी जीत नहीं है इंडिया की, ये बहुत बड़ी जीत है। और इन तेवरों को देखते हुए ही शायद संसद की कार्यवाही जो अगले हफ्ते तक चलनी थी, 3 दिन पहले ही उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब जो मंथन चल रहा है वो इन स्पीकर और सभापति को हटाने को लेकर के है। अब वो संसद के अगले सत्र में ही हो पाएगा, और इस बीच समूचा विपक्ष और सत्ता पक्ष सड़कों पर होगा, क्योंकि अब 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है, और वहां इतने मटेरियल विपक्ष के पास आ गए हैं, गुणा गणित इतनी ठीक हो गई है कि आने वाला समय इंडिया का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहने के बावजूद सत्ता पक्ष कुछ देर के लिए विपक्ष को शांत जरूर करा रहा है, उन्हें वॉकआउट करने पर मजबूर जरूर कर रहा है, उन्हें अपमानित करने की कोशिशें भी हो रही हैं। बावजूद इसके विपक्ष इससे डरने वाला नहीं है, अपना आपा खोने वाला नहीं है। नियमों के तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत देश की आवाम की आवाज को बुलंद करने का, उसे उसका हक और हुकूक दिलाने का
जो बीड़ा विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ममता बनर्जी ने, सब ने जो उठाया है वो कामयाब होकर रहेगा। इस बीच एक अच्छी खबर भी है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत स्वीकार की और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर जो टिप्पणियां की, उसे लेकर के शायद अब भी किसी को समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। संविधान की रक्षा का सवाल अगर विपक्ष उठा रहा है तो वो क्यों उठा रहा है, बार बार संविधान का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये बात कोर्ट ने भी कल समझा दी। कल के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए। सुबह की चाय आजाद खुले आसमान के नीचे मां धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ सुबह की चाय भी ली। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे और चुनाव आते आते अब पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा, लड़ेगा और इन चारों राज्यों में अगर बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार। जाने से पहले आपसे एक अनुरोध, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी मदद इतने से करते रहें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।